नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल गुरुजी क्लासेस में। तो यहाँ पे हम जो है आज की क्लास में जो है थॉमस हॉब्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने एरिस्टोटल, प्लेटो, एरिस्टोटल और मैकियावेली को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। उसके साथ साथ उनके एमसीक्यूज भी कर लिए हैं। तो आज की क्लास में जो है हम थॉमस हॉब्स को कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम जो उनके पॉलिटिकल आइडियाज को कंप्लीटली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है उनको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम उनकी इंट्रोडक्शन को समझने वाले हैं, उसके साथ साथ उनकी बैकग्राउंड और अर्ली लाइफ को कवर किया जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्क्स जो उनके हैं, जिसमें लिवाइथन जो उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, इंपॉर्टेंट पुस्तक, उसको भी कवर किया जाएगा। उसके साथ अन्य जो उनके द्वारा किताबें लिखी गई हैं उनको भी कवर किया जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलिवेंट है। इसके साथ साथ थॉमस हॉब्स के क्या विचार थे ह्यूमन नेचर को लेकर, स्टेट ऑफ नेचर को लेकर, साथ ही साथ जो उनकी थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स है या फिर थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिनके लिए उन्हें जाना जाता है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर थे। तीन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर थे। इसमें सबसे पहला जो रोल है वो थॉमस हॉब्स का, उसके बाद लॉक आते हैं, उसके बाद रूसो आते हैं। तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस था, सबसे पहले हम हॉब्स को कवर करेंगे, इसके बाद हम लॉक को और फिर रूसो को कवर करेंगे। तीनों जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर है उनको कवर किया जाएगा सीक्वेंस में। नेक्स्ट हम उनकी जो थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है उसको डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ उसके बाद हम जो है इसको कंक्लूड करते हुए वीडियो को समराइज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं उनकी इंट्रोडक्शन को कवर करते हुए आगे। तो कौन थे थॉमस हॉब? थॉमस हॉब एक इंग्लिश फिलोसोफर थे, जिनको कार्ल मार्क्स कहते हैं। हॉब्स वाज द फादर ऑफ ऑल ऑफ अस। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये अक्सर एग्जाम से पूछी जाती है। तो थॉमस हॉब्स को ऐसा कौन कहते हैं? कार्ल मार्क्स कहते हैं। फिर हॉब्स जो है, हॉब्स वाज द फादर ऑफ ऑल ऑफ अस। ये कोटेशन आप याद रखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। इसको तभी मैंने फर्स्ट ऑफ स्लाइड में कवर करने का प्रयास किया। थॉमस हॉब जो मैंने अभी आपको बताया कि इंग्लिश फिलोसोफर थे, जो जाने जाते हैं किसके लिए? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या, आगे आने वाली स्लाइड में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो उनकी जो थ्योरी का सेंट्रल आइडिया है वो क्या था? उनके मुताबिक जो इंस्टेबिलिटी थी, जो इंस्टेबिलिटी को उस समय जब थॉमस हॉब का जन्म हुआ या फिर उनकी जो उनका टाइम पीरियड था, उस समय क्या था? इंस्टेबिलिटी थी उनके अपने इंग्लैंड में। तो इसलिए जो उस इंस्टेबिलिटी को रिमूव करने के लिए अपने विचार देते हैं, एक सोल्यूशन देते हैं। कौन? थॉमस हॉब्स। तो उनका मानना था कि पावरफुल सॉवरेन अथॉरिटी होना अनिवार्य है, तभी जो है राज्य को या फिर स्टेट को अच्छे से कंट्रोल, स्टेट जो है एक अच्छे तरीके से रन की जा सकती है। जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से कंट्रोल, सिटीजन्स को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए एक सॉवरेन अथॉरिटी होना अनिवार्य है। तो उनके राइट्स के प्रति क्या विचार थे, ये भी आगे आने वाली स्लाइड्स में हम समझेंगे। नेक्स्ट उनकी बैकग्राउंड और अर्ली लाइफ को समझ लेते हैं। उनका जन्म जो है 1588 में इंग्लैंड में हुआ था। थॉमस हॉब जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। बहुत इंटेलिजेंस और जो किसके थॉट से प्रभावित थे, वो एरिस्टोटल के वर्क से और अदर ग्रीक जो फिलोसोफर हैं उनका वहाँ पे उनको अध्ययन करने का मौका मिला और उनके जो है बिहेवियर से जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। उसके बाद जो एज अ ट्यूटर उन्होंने बहुत सी नोबल फैमिलीज के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। तो उन्हें जो शाही वर्ग है उनके जो रहन सहन है, उनके बिहेवियर को जज करने का मौका मिला। और साथ ही साथ उनके एक अच्छे संबंध भी थे किसके साथ? जो इंटेलेक्चुअल लाइक गैलीलियो, रेने डिस्कार्ड, इन सभी आई थिंक इंटेलेक्चुअल्स के साथ उनके संबंध भी थे। और उनका जो है उनके ऊपर जो है साइंटिफिक रेवोल्यूशंस का जो है बहुत गहरा प्रभाव था। उन्होंने ट्यूट किया किसको? नोबल फैमिलीज के चिल्ड्रन को। तो वहां पे उस समय जो है, अगर आपको उनके इस प्रकार के थॉट क्यों थे कि पावरफुल सॉवरेन होना चाहिए, तो इसका ये रीजन है कि वहां पे जो है इंग्लैंड में जो है इंग्लिश सिविल वॉर चल रही थी। किसके बीच में? रॉयलिस्ट और पार्लियामेंटेरियंस के बीच में। तो इसलिए हॉब्स एक कोटेशन भी देते हैं, फियर एंड आई वर बॉर्न ट्यून्स। डर और मैं जो है जुड़वा ही पैदा हुए हैं। तो हॉब्स का ये मानना था, क्योंकि वहां पे जो इंग्लिश सिविल वॉर चल रही थी उसके कारण जो है उनकी ये कोटेशन आती है। तो वहां पे किसके बीच में? रॉयलिस्ट और पार्लियामेंटेरियंस जो है आपस में जो है उनके बीच में जो है संघर्ष चल रहा था सत्ता को लेकर। चलिए उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। सबसे पहले लिवाइथन जो 1651 में लिखी गई है।
जहाँ पे वो ह्यूमन नेचर को लेकर अपने विचार देते हैं, उसको उसको कंप्लीटली जो वहाँ पे डिस्कस किया जाता है लिवाइथन में। साथ ही साथ जो है एक सॉवरेन की, एक एब्सोल्यूट सॉवरेन, संपूर्ण सॉवरेन की क्या आवश्यकता है, इसको वो डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, डी सिवे। यहाँ पे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट उनकी इंपॉर्टेंट किताब है भीमोत, जो पब्लिश हुई थी उनकी मरण उपरांत 1681 में। तो इनकी क्रोनोलॉजी भी आप याद रखिए, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो हैं इनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंज करने के लिए भी आते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जहाँ पे भीमोत जो उनकी किताब है वहाँ पे वो काजेस डिस्कस करते हैं किसके, इंग्लिश सिविल वार के। क्या कारण रहे, क्या रीजन रहे इंग्लिश सिविल वार के, तो वहां पे डिस्कस किया जाता है। साथ ही साथ उनकी एक और किताब है डी कॉर्पे 1655, उनकी ये किताबें याद रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट किताब जो है वो लिवाइथन है, जहाँ पे वो ह्यूमन नेचर और एब्सोल्यूट सॉवरेन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हॉब्स को लेकर है। हॉब्स के क्या विचार थे ह्यूमन नेचर को लेकर, आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं, उनकी एक फेमस कोटेशन भी है जो ह्यूमन नेचर को जो है क्लियरली डिफाइन करती है। उनके मुताबिक, इन द स्टेट ऑफ नेचर लाइफ इज सॉलिटरी पुअर नास्टी ब्रूटिश एंड शार्ट। कुछ इस प्रकार की डेफिनेशन देते हैं। उनके मुताबिक स्टेट ऑफ नेचर, जब इंसान कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता, मतलब जब स्टेट का निर्माण नहीं होता है, तो उससे पहले जो स्टेज थी उसको स्टेट ऑफ नेचर कहा जाता है हॉब्स के द्वारा। तो देखोगे आप, लॉक और रूजो जो है वो स्टेट ऑफ नेचर को अलग से डिफाइन करते हैं और हॉब्स अलग से डिफाइन करते हैं। तो आपको इन तीनों को डिफरेंशिएट करते हुए पढ़ना है, ताकि आप एग्जाम में याद रख सकें। तो इन द स्टेट ऑफ नेचर, इंसान की जो लाइफ है वो क्या, सॉलिटरी है, पुअर है, नास्टी, ब्रूटिश एंड शार्ट, कुछ इस तरीके की डेफिनेशन देते हैं। तो वो मतलब उनका जो है पेसिमिस्टिक व्यू है ह्यूमन नेचर को लेकर, मतलब निराशावादी है, मतलब इंसान की लाइफ कुछ भी नहीं है। तो ये इस तरीके के विचार देते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में। जबकि आप लॉक को देखोगे तो लॉक को तो इसके विरुद्ध जो है वो आशावादी जो है, एक ह्यूमन नेचर की बात करते हैं। चलिए, सेल्फ इंटरेस्टेड एंड परस्यूटेड फॉर पावर। उनके मुताबिक जो इंसान है, जो स्टेट ऑफ नेचर में क्या है, वो अपने खुद के स्वार्थ को पूरा करना, ये उसका मोटिव होता है। और साथ ही साथ पावर को गेन करना, अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ये उसका प्राइमरी फोकस होता है। तो उनका मानना था कि अगर ह्यूमन डिजायर्स जो है, अनलिमिटेड डिजायर्स होती हैं स्टेट ऑफ नेचर में, तो अगर उनको अनचेक्ड होगा, मतलब उनके ऊपर कोई रोक नहीं होगी, कोई प्रतिबंध नहीं होगा, तो वो उससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। इसलिए वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में टोटली क्या है, क्योस है, कन्फ्लिक्ट्स हैं और एनार्कियल सिचुएशंस हैं। तो इसलिए इस अनार्कियल सिचुएशन और इन कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए एक स्ट्रांग पॉलिटिकल अथॉरिटी की आवश्यकता है। चलिए, उनको जो उनके मुताबिक जो एनार्कियल सिचुएशन है स्टेट ऑफ नेचर में, तो इसको कैसे जो है वो रिमूव किया जाए। तो ये उन स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर उनके क्या विचार थे, आइए डिस्कस कर लेते हैं। काफी कुछ मैंने आपको बता दिया, उनके स्टेट ऑफ नेचर का जो ऊपर विचार थे उनके, वो अभी डिस्कस किए। चलिए देख लेते हैं। जो उनके स्टेट ऑफ नेचर थी वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब वो एक क्या, उनके विचारों में ही विचारों तक ही सीमित थी, वो इम्प्रैक्टिकल है, मतलब ऐसा लाइफ में हुआ नहीं। कुछ हद तक कोई कुछ पॉइंट उनके वैलिड है, लेकिन जो टोटली उनसे सहमति करना ऐसा भी नहीं है। वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है स्टेट ऑफ नेचर। वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, उनके मुताबिक जो स्टेट ऑफ नेचर है वहां पे क्या, हर एक व्यक्ति जो है दूसरे के साथ संघर्ष में है, मतलब दूसरे के साथ लड़ाई में है। वो ऐसा जो लव, कॉर्पोरेशन, ये इस तरीके की जो टोटली वर्ड्स हैं उनको टोटली रिजेक्ट करते हैं। और उनका मानना था कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वहां पे इंडिविजुअल्स का क्या है, वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, मतलब कहने का अनार्कियल सिचुएशंस है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्यास हैं। तो वहां पे क्या है, एक स्ट्रगल है फॉर सर्वाइवल, अपने आप को जीवित रखने के लिए हर एक व्यक्ति जो है सर्वाइवल कर रहा है, अपनी सिक्योरिटी, अपनी पावर के लिए वो क्या कर रहा है, डिसीजंस ले रहा है अपने, अब उसी तरफ जो है उसका फोकस है। तो नेक्स्ट, इन सभी क्यास और एनार्किस्ट कंडीशंस को रिमूव करने के लिए जो हॉब्स हैं वो एक सॉल्यूशन देते हैं उनके मुताबिक। फिर मैन ने क्या किया, जब इस एनार्कियल सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, मतलब एक समझौता करते हैं
आपस में जो है कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं कि हम जो है अपने राइट्स जो है इस सॉवरेन अथॉरिटी को या फिर इस सरकार को देते हैं, और सरकार बदले में क्या करेगी, एक ही काम, मतलब उनको जो जो प्राइमरी फोकस करते हैं उस पर, सरकार का क्या काम है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनकी जो है रक्षा करना, ये प्राइमरी फोकस है, ये उनका राइट है। तो बाकी जो राइट्स हैं, वो सारे जो राइट्स हैं वो किसको कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, किसको, सॉवरेन अथॉरिटी को। तो अभी देखते हैं हॉब्स के मुताबिक जो नेचुरल राइट्स हैं वो क्या है, और वो नेचुरल राइट्स को किस तरीके से मानते हैं। उनके मुताबिक इंडिविजुअल्स के पास अनगिनत राइट्स होते हैं, नेचुरल राइट्स होते हैं जब स्टेट ऑफ नेचर में होता है, लेकिन वो राइट्स मीनिंगलेस हैं। क्यों क्यों मीनिंगलेस हैं? क्योंकि उनके मुताबिक इंसान को सिक्योरिटी नहीं है। जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी, उनको लाइफ की सिक्योरिटी ही नहीं है, तो बाकी राइट्स क्या करने हैं, तो बाकी राइट्स का कोई मीनिंग नहीं बनता है। जब तक उनको लाइफ और प्रॉपर्टी का सिक्योरिटी नहीं है, तो तब तक कोई मीनिंग नहीं है बाकी राइट्स का। नेक्स्ट जो है वो मानते हैं कि जो नेचुरल राइट्स हैं, ये इंसान जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, वो सारे राइट्स को क्या कर देगा, सरेंडर कर देगा सॉवरेन अथॉरिटी को, जो भी वो इसके द्वारा एस्टेब्लिश की जाएगी। और सॉवरेन अथॉरिटी जो है बदले में जो है उसके जो सेल्फ रिजर्वेशन है, उसके राइट को जो है प्रोटेक्ट करेगी, मतलब उसको सुरक्षा प्रदान करेगी। जो उसको जान माल की हानि का जो खतरा बना रहता है, उससे उसको क्या करेगी, एक उसको एश्योरेंस प्रोवाइड करेगी कि उसकी लाइफ को कोई थ्रेट नहीं है। कैसे प्रोवाइड करेगी? थ्रू लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस को एस्टेब्लिश करके समाज में। नेक्स्ट, हॉब्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, मैंने की पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया। मैंने टू द पॉइंट जो है स्लाइड्स में जो है वो इंक्लूड किए हैं, ताकि आपका कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा गेन कर पाए, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है वो आपका कवर हो पाए। तो अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप स्टैंडर्ड बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे ओपी गावा होगी या फिर इग्नू का मटेरियल होगा, वो बेस्ट है। तो आप वहां से भी इसको कवर कर सकते हैं। और भी किसी थिंकर की अगर आपको बुक अच्छी लगती है, तो वो उसको भी आप पढ़ सकते हो। अ, चलिए, हॉब्स की जो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको देख लेते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में वो क्या बात करते हैं, इसके लिए तो थॉमस हॉब्स जाने जाते हैं, तो फर्स्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर उन्हें कहा जाता है। तो उनका मानना था कि जो नेचर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर है, वहां पे इनसिक्योरिटी है, अभी मैंने आपको डिस्कस किया। तो इसलिए इंसान को ये आवश्यकता पड़ी कि उसको अनार्किल सिचुएशन से बाहर आना है, तो इसलिए उसने एक कॉमन अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट करता है, जिसको वो सॉवरेन कहते हैं। मतलब वो सॉवरेन होगी, उसके मतलब उसके पास एब्सोल्यूट पावर होगी। और ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये एग्रीमेंट होता है अमंग इंडिविजुअल्स, ये ऑल इंडिविजुअल्स का एक एग्रीमेंट है, समझौता है, मतलब कॉमन एग्रीमेंट है। और ये अपने कॉमन एग्रीमेंट में क्या होता है, ये सारे अपने राइट्स को सरेंडर कर देते हैं सॉवरेन के हाथों, और सॉवरेन जो है वो उसको एब्सोल्यूट अथॉरिटी मिल जाती है डिसीजन लेने के लिए। और वो डिसीजन किस दायरे में लेगा, वो सेल्फ प्रिजर्वेशन का, सॉरी, इंडिविजुअल्स की प्रिजर्वेशन का काम करेगा, उनकी लाइफ का प्रिजर्वेशन का काम करेगा। जो सेल्फ प्रिजर्वेशन राइट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो नेक्स्ट जो है देख लेते हैं हॉब्स के क्या सॉवरेनिटी को लेकर विचार थे। उनके मुताबिक सॉवरेनिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, सॉवरेन अथॉरिटी होनी चाहिए, जो क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब स्ट्रांग इतनी होनी चाहिए कि वो कोई भी डिसीजन जो चाहे वो ले सके। और जो भी वायलेशन करे या फिर कन्फ्लिक्ट पैदा करे, उनको पनिश कर सके, इतनी पावर होनी चाहिए। अनडिवाइडेड, मतलब कहने का मतलब है जो सॉवरेन के पास पावर है, जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आती है, वो अनडिवाइडेड है, मतलब उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट, उनके मुताबिक जो भी लोगों के पास कोई भी राइट नहीं होगा, राइट टू रिबेल, वो राइट टू रेवोल्यूशन को टोटली निग्लेक्ट कर रहे हैं। उनके मुताबिक एक बार अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट से अपने राइट्स को सरेंडर कर दिया, तो आप वापस नेचुरल राइट्स नहीं ले सकते। अगर आप वापस नेचुरल राइट्स दिए जाएंगे, तो इंसान फिर से जो है वो स्टेट ऑफ नेचर की तरफ मूव कर जाएगा, जहां पे कन्फ्लिक्ट होंगे, क्यास होंगे, एनार्की सिचुएशंस होगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स के पास नो राइट ऑफ रिबेल, वो राइट और रिबेल नहीं होगा इंडिविजुअल्स के पास, सिर्फ एक ही राइट होगा इंडिविजुअल्स के पास, बाकी सारे राइट जो है वो सरेंडर कर दिए जाएंगे। कौन सा राइट होगा? राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन,
जो मैं पॉइंट्स ये बार-बार उनको रिपीट कर रहा हूँ, क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपके दिमाग में जो है तो फिट हो जाएँ और जब भी एग्ज़ाम में आप एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने जाएँ, तो आप उसको ईज़िली जो है अटेम्प्ट कर पाएँ। नेक्स्ट जो है प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स। सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये सॉवरेन अथॉरिटी का काम होगा। नेक्स्ट, इन्फोर्स लॉ एंड ऑर्डर। जो सॉवरेन अथॉरिटी होगी वो जो लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करना सोसाइटी में, ये उसका काम होगा। और नेक्स्ट जो है इससे क्या होगा, अगर लॉ एंड ऑर्डर होगा सोसाइटी में, तो इससे क्या होगा, जस्टिस, न्याय पैदा होगा समाज में। तो एंश्योर जस्टिस, ये भी सॉवरेनिटी का एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो आई होप सॉवरेनिटी का जो कंसेप्ट है वो भी आपको समझ आ चुका होगा। और जो सॉवरेनिटी है उसको उसके पास नो मॉरल ऑब्लिगेशन, उसके ऊपर कोई नैतिक ऑब्लिगेशंस, कोई नेसेसिटी नहीं है। वो इमोरल भी हो सकती है अगर वो इंडिविजुअल्स के सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए अगर काम कर रही है, तो उसको अगर उस इमोरल भी होना पड़ रहा है, तो वो क्या, इमोरल भी हो सकती है। जबकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो कभी भी इमोरल नहीं हो सकते। नो मॉरल ऑब्लिगेशन फॉर सॉवरेन अथॉरिटी। जो सॉवरेन अथॉरिटी है वो क्या, वो बॉन्ड नहीं है बाय द मॉरल लॉज दैट अप्लाई टू सिटीजन। जो सिटीजन्स के ऊपर मॉरल लॉज अप्लाई होते हैं वो सॉवरेन के ऊपर अप्लाई नहीं होते। दे आर जज्ड ओनली बाय द एबिलिटी टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। उनको सिर्फ इस बात से जज किया जाएगा कि सॉवरेन सही है, सॉवरेन अथॉरिटी अपना काम कर रही है या नहीं कर रही। किस बात से, अगर वो पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन कर रही है, तो इसका मतलब चाहे वो इमोरल मीन्स को भी फॉलो कर रही है, तो तब भी वो जो है वो जस्टिफाइड है, अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। तो ये थे आज के उनके जो कंप्लीट पॉलिटिकल थॉट किसके, थॉमस हॉब्स के को लेकर। कंक्लूड करते हुए वीडियो को समराइज करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कंक्लूजन। जो थॉमस हॉब के विचार हैं वो क्या है, पैसिमिस्टिक उनका व्यू है किसके, किसको लेकर, ह्यूमन नेचर को, मतलब निराशावादी जो विचार है। उनका मानना था कि इंसान जो है सेल्फ इंटरेस्टेड है, उसकी जो लाइफ है वो क्या है, स्टेट ऑफ नेचर में ब्रूटिश, शार्ट, नास्टी, इस तरह की वो कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। उनके मुताबिक एक स्ट्रांग सॉवरन होना अनिवार्य है, ताकि जो है सोसाइटी को फ्री किया जा सके एनार्कियल कंडीशन से। साथ ही साथ वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो किसके बेसिस पे होगा, स्ट्रांग सेंट्रल अथॉरिटी। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो किस वाज द बेस फॉर द, वो बेस बनेगा किसका, स्ट्रांग सेंट्रल। क्योंकि लोग ही अपने राइट्स को खुद से सरेंडर करेंगे ताकि अपनी सेल्फ रिजर्वेशन के लिए, तो इसलिए जो है उसको लेजिटिमेसी मिल जाती है जो भी सॉवरेन अथॉरिटी एस्टेब्लिश की जाएगी। तो ये आई होप आपके जो थॉमस हॉब्स को लेकर जो कंप्लीट पॉलिटिकल थॉट्स हैं वो इस वीडियो में कवर हो गए हैं। तो कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो बने रहिए चैनल के साथ इसी तरीके की और वीडियो के लिए। तो जल्द ही हम जो है एमसीक्यूज के क्लास के साथ जो है इस एक और नए लेक्चर के साथ जल्द ही आपके साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल का साथ। और कोई भी अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं आपको वहां पे तुरंत रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तो नेक्स्ट हम जो है इसके बाद जो है नेक्स्ट जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर है जॉन लॉक, उनको कवर किया जाएगा। उसके बाद जो है जे जे रूजो को कवर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।